हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th क्लास का गुलिस्तानी अदब का चैप्टर नंबर 27 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है? मुल्क बेसहर व शाम, यानी ऐसा मुल्क जहाँ पे सुबह और शाम का पता ही नहीं है ना, जिसमें सुबह और शाम नहीं होती है या होती है उसका पता नहीं चलता। ये तो हमें नज़्म पढ़ के पता चलेगा कि शायर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा कि भाई पहले हम जो शायर हैं अमीर हनफी साहब उनको जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी नज़्म को पढ़ के सवालात को डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अमीर हनफी 1928 में पैदा हुए थे और 1988 में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो क्या कहते हैं? अमीर हनफी मऊ छावनी ज़िला इंदौर मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उनका पूरा नाम अब्दुल अज़ीज़ हनफी था। अमीर हनफी की इब्तिदाई तालीम मऊ में हुई। ठीक है, यानी जहाँ वो पैदा हुए थे वहीं उनकी इब्तिदाई तालीम हुई। उनका जो पूरा नाम था वो क्या था? अब्दुल अज़ीज़ था, अब्दुल अज़ीज़ हनफी। ठीक है, इसके बाद कहते हैं आला तालीम के लिए उन्होंने इंदौर की राह ली, यानी आला तालीम के लिए वो इंदौर गए मेन सिटी में। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सियासत और तारीख़ में एमए किया। फ़लसफ़े से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। ठीक है, यानी एमए किया और उसके बाद उन्हें फ़लसफ़े से भी काफ़ी दिलचस्पी थी। उनके फ़िक्र फ़न पर उन उलूम का असरात आखिर तक कायम रहा। ठीक है, तवील मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से 1987 में सबकदोश हुए। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो यानी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से भी उन्होंने मुलाजमत को अंजाम दिया और 1987 में वो सबकदोश हुए और उसके बाद 1988 में उनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अमीर हनफी मौसीकी के भी बड़े दिलदारा थे, यानी वो मौसीकी की भी काफ़ी समझ रखते थे। उन्होंने बाकायदगी से मौसीकी का इल्म हासिल किया, यानी एक होता है कि सिंपल मुझे बस पसंद है इसलिए मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, गुनगुना लेती हूँ। एक ये होता है कि भाई अगर एक इंसान को पसंद है तो वो मतलब उससे बाकायदा से उसकी तालीम हासिल करे, है ना। तो उन्होंने मौसीकी की तालीम बाकायदा तौर पर हासिल की थी। ठीक है, मौसीकी के फ़न के बारीकियों पर उन्होंने बाज़ बहुत उम्दा मज़ामीन लिखे हैं। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के अदब पर भी उनकी गहरी नज़र थी। ठीक है, शोले की शनाख्त और शेर चीज़ें दीगर अस्त उनकी तनक़ीदी किताबें हैं। अमीर हनफी ने अपना अदबी सफ़र तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के दौर से शुरू किया। उनका पहला मजमूआ कलाम संग पैराहन इसी दौर से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद वो जदीदियत के ज़ेर असर आ गए। ठीक है, अब आपको पता है उर्दू में अलग अलग तरह की तहरीकें आई हैं, जैसे तनक़ीदी तरक्की पसंद तहरीक है या रोमानी तहरीक है ना, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ है। ठीक है, जदीदियत है, माँ बाद जदीदियत है, बहुत सारी तहरीकें आई हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई उनका जो अदबी सफ़र शुरू हुआ वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर शुरू हुआ और उसी दौरान उनका पहला जो मजमूआ था वो भी शाया हुआ। ठीक है, उसी के बाद कहते हैं बाद में वो जदीदियत के ज़ेर असर आ गए थे और कई शेरी तजुर्बे किए। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं कि भाई उसमें जदीदियत में आ गए तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी किताबें वगैरह लिखी। कहते हैं मुतअद्दिद तवील नज़में भी लिखी, है ना, जिन्हें गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। इनमें सिंदबाद, शहरज़ाद, है ना, सियागा, इसके बाद शब गश्त, सूरतुन नाक़ूस, ठीक है, सिलसिलातुल जरस, इसके बाद इन सबको ख़ास अहमियत हासिल है। ये उनकी नज़में हैं। ठीक है, तवील नज़में जो बहुत लंबी लंबी होंगी। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है आईने का कोर्स उनकी एक रेडियाई ड्रामों का मजमूआ है। ठीक है, तो ये था अमीर हनफी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। नज़्म मुल्क के बेसहर व शाम, यानी ऐसा मुल्क जिसमें या तो सुबह शाम है नहीं या होने के बावजूद पता नहीं चलता है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या मतलब है इस नज़्म का। यहाँ लिखते हैं, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन के मीनिंग समझेंगे। ठीक है, कुछ बरस पहले सवेरे मुँह अंधेरे एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हम। एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर अज जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें।
हम सहर खेजों से शर्मा कर झुका लेता था सर, दफ्तन उसके लबों से फूट पड़ती थी हंसी। हाथ वो हमसे मिलाता था बेसद हुस्ने तपाक, जिस्म जाँ में फैल जाती थी शगुफ्ता ताजगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है शायर। यहाँ पे शायर अपने बचपन का जिक्र कर रहा है कि जब वो सुबह जल्दी उठता था, यानी इतनी सुबह उठ जाता था कि सूरज नहीं निकला होता था, है ना। तो कहता है कुछ बरस पहले की हम बात करें तो सवेरे मुंह अंधेरे, यानी सवेरे सवेरे उठ जाते थे जब अंधेरा होता था, ठीक है। एक पहाड़ पर पहुंच जाते थे हम, ठीक है। हम पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते थे क्योंकि सनसेट या सनराइज़ पॉइंट जो होते हैं, सनसेट जो होता है वो हमेशा नदी के किनारे होता है ना, जब सूरज डूब रहा है नदी समुद्र के किनारे। और सनराइज़ का जो पॉइंट होता है वो हमेशा हिल स्टेशन होता है ना। तो क्या करते थे, वो पहाड़ी पर जाके पहुंच जाते थे ये देखने के लिए कि सूरज निकलेगा, तो हम सूरज से पहले उठे हुए, है ना। कहते हैं एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर अध जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें, है ना। अब क्या है, अब जो सूरज है वो कहाँ से निकल रहा है, पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है ना। तो वो क्या है, वो तकिए मान लिए गए है ना, कि भाई तकिए से वो उठा के अपना सर और देख रहा है हमें, है ना। अध जगह यानी अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, अपने पूरे एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे जोश में नहीं है वो, है ना। अभी थोड़ी थोड़ी उसे नींद आ रही है ना। सुबह के टाइम पे जब सूरज होता है तो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता ना, नॉर्मल नॉर्मल फीका फीका सा। कहता है हम सैर खेज़ों से शर्मा कर झुका लेता था सर, यानी ऐसे लोग जो उसके उठने से पहले उठ गए हैं, है ना, उनको देखकर वो शर्मा जाता था। वही सोचता था कि ये चीज़ हमेशा कही जाती है कि सबसे पहले सूरज उठता है, लेकिन यहाँ तो ये लोग हमसे पहले उठे हुए हैं। इस चीज़ को देखकर वो क्या करता था, शर्मा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद दफ्तन यानी अचानक से उसके लबों पर फूट पड़ती थी हंसी। अब ये जो फूट पड़ती थी हंसी, ये किसको कहा गया है कि सूरज जब निकला तो उसकी किरणें जो चारों तरफ फैल गई है ना, उसको कहा गया है कि उसके लबों पर हंसी आ जाती थी, यानी वो शर्मा जाता था कि चलो ठीक है। और वो क्या करता था, वो हमसे हाथ मिलाकर हमारा वेलकम करता था, है ना। और उसके बाद जब सूरज की गर्मी आ जाती है, जब सूरज की किरणें फैल जाती हैं तो एक हरारत सी पैदा हो जाती है ना। तो हमारे जिस्म में एक शगुफ्तगी, एक ताजगी आ जाती है, ठीक है, ठीक है ना। यानी अब आपको समझ में आया मतलब कि भाई इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होके हम लोगों का वेलकम करता था, है ना, बहुत सारे जोश के साथ, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ना सद हुस्ने तपाक, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जोश के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बंद को पढ़ते हैं। देखिए इस नज़्म में आपके 3 ही बंद हैं, ठीक है। तो पहला बंद हमने पढ़ लिया है। अब हम दूसरे बंद की अगर बात करें तो क्या लिखा है, शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, दायरा दर दायरा मौजे उठा देते थे हम, है ना। यानी अब क्या कहना चाह रहे हैं, झील के किनारे आके बैठ गए हैं, उसमें पानी में पैर डाल दिया। अब क्या है, जब आप पैर डालेंगे और उस पैर को हिलाना शुरू करेंगे तो इस तरह से लहरें बनती हुई चली जाती हैं, है ना। तो उस चीज़ को कहते हैं कि बार 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 हम ना क्या कर रहे हैं, हर बार एक नई लहर को बनाए ले रहे हैं, एक नए दायरे को बनाए देते हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ, अब शाम का वक्त है, यानी अब हम सूरज को डूबता हुआ देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तब थका मंदा अदनिदा मुज़म्मिल सूरज, यानी क्या कहते हैं कि तब उस वक्त दिन का सारा दिन काम किए हुए क्या है, थक चुका है ना। अदनीदा का मतलब क्या होता है, आधी आधी नींद में, गफलत उसके ऊपर आ चुकी है ना। थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर नींद आ रही है, ऐसा मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे जब नींद आने लगे तो कैसा होता है कि थोड़ा थोड़ा वो सो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा वो जग रहा होता है, ठीक है। और मुज़म्मिल सूरज का मतलब क्या होता है, ढीला ढाला, थका हुआ, है ना, जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है ना, सारा दिन काम करके अपने ख्वाबिस्तान में रूपोश हो जाने से कब्ल, ठीक है। अब ख्वाबिस्तान का मतलब क्या होता है, ख्वाबगाह, बेडरूम जहाँ उसे सोना है। रूपोश मुंह छुपाने से पहले, कब्ल मतलब होता है पहले, है ना। अपने जहाँ वो बेडरूम है उसमें जाने से पहले क्या होता है, मुस्कुरा कर हमसे कहता शब खैर। शब खैर का क्या मतलब होता है, गुड नाइट, है ना। तो कहता है कि भाई वो सूरज मुस्कुरा कर हमें क्या कह रहा है, गुड नाइट कह रहा है। और चल पड़ते थे हम सब अपने घर, अपने दिल के दायरा दर दायरा मौजे में सूरज घेर कर।
ठीक है। यानी अब क्या है, हम भी जब सनसेट हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो हम लोग भी क्या करते थे, सूरज को शब खैर कहते थे, गुड नाइट कहते थे। और हम सब भी, जो हम सब फ्रेंड्स थे, हम सब भी कहाँ चले जाते थे, अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते थे। और वो एक खूबसूरत सा मंज़र के नदी में या झील में हम पैर हिला रहे हैं, है ना, उसमें जो पानी की लहरें उठ रही हैं, वो सूरज का डूबना, ये बहुत खूबसूरत फितरी मंज़र है जो हम अपने दिल में क़ैद किए हुए अपने घर चले जाते थे। ठीक है। तो ये नज़्म कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत सामने के सतही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी नज़्म है, जिसे आप पढ़ते के साथ सारा मंज़र आपके सामने आ जाएगा, है ना। चलिए अब इसका लास्ट बंद देखते हैं। अब देखिए आखिरी बंद में अमीर हनफी साहब क्या कहते हैं, और अब मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं, और अब मतलब ये चीज़ें कब है, ये बचपन की अधेड़ उम्र की हरकतें हैं सारी, जब उसे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं थी, अपनी मस्ती थी, अपना खेल, अपना स्कूल, बस, है ना। अब उसको सब चीज़ों की फ़िक्र आ चुकी है, तो कहते हैं और अब, यानी अब ज़माना बदल चुका है। ठीक है। कहते हैं अब तो ये भी याद रखना है मुहाल किस तरफ पूरब है, पश्चिम है किधर। यानी अब हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं, इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कि अब इस चीज़ को भी याद रखना बहुत मुश्किल हो गया है कि ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है, यानी किधर से सूरज निकलेगा और किधर सूरज डूबेगा, हमें ये भी याद नहीं है अब, है ना। कब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब, यानी कब उग जाता है और कब डूब जाता है, किसको बिस्तर में पता, किसको दफ्तर में ख़बर। क्यों? क्योंकि जब सूरज उग रहा है तब हम बिस्तर में सो रहे हैं, है ना। और जब सूरज डूब रहा है तो हम दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं, यानी ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, जब लेट नाइट घर आएंगे तो फिर सोएंगे, तो सुबह फिर आँख भी देर से ही खुलेगी, है ना। तो गर्ज़ ये है कि मतलब ये बता रहे हैं कि जो हम बचपन में होते हैं तो हमारी ज़िंदगी कुछ और होती है ना। हमारा सब कुछ करने के लिए हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, तमाम ज़िम्मेदारियाँ हमें घेर लेती हैं, और उसके बाद हमें अपना ही होश नहीं रहता। हम उन मसरूफ़ियात में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं, है ना, कि हम अपने आप को, अपने वजूद को भी नहीं पहचान पाते हैं। राइट। तो इसी चीज़ को अमीर हनफी साहब ने दिखाने की कोशिश की है। एक बहुत अच्छी नज़्म है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं मश्क की। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपके लफ्ज़ व मायने आते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है तपाक। तपाक का मतलब होता है गर्मजोशी के साथ। ठीक है। अब यहाँ लिखा है बसद हुस्न तपाक, यहाँ पे फिर वही बात आ गई। तो क्या लिखता है, बेहद गर्मजोशी के साथ, है ना। यहाँ लिखा है अदनीदा, यानी अध जगह हुआ, आधा जगह, है ना। मुज़हमिल का मतलब होता है क्या, यहाँ लिखा हुआ है निढाल। ठीक है। ख्वाबिस्तान जो है इसको कहते हैं आपके ख्वाबों की सरजमीन, जहाँ हम सोते हैं, लाइक बेडरूम। ठीक है। रूपोश, रूपोश होता है गायब होना, मुंह को छुपा लेना, है ना। रू मतलब मुंह, पोश मतलब होता है छुपा लेना, रूपोश। ठीक है। यानी एक तरह से गायब हो जाना। मुहाल, मुहाल मतलब होता है मुश्किल। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है गौर करने की बात। तो ये बहुत लंबा सा दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ख़ास बात है नहीं। अच्छा चलिए मैं एक काम करती हूँ, स्पीड में मैं ही आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो देखिए लिखा है, सबसे पहले इस नज़्म के उन्वान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि शायर ने अपने अहद के माहौल को सामने रख कर ये उन्वान कायम किया है, यानी नए ज़माने की ज़रूरतों और तकाज़ों ने हमें ऐसी कई चीज़ों से महरूम कर दिया है जिनसे हम रूहानी मसरत हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अब यहाँ लिखा है ना, ऐसा मुल्क जहाँ सुबह और शाम का पता ही नहीं है ना। तो कह रहे हैं इसके टाइटल पे ही आपको गौर करने की ज़रूरत है, और शायद ने ये टाइटल इसलिए रखा है ताकि आप ये देख सकें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपनी दिल को तसल्ली दे सकते हैं, है ना। जिससे हम अपने मूड को फ्रेश कर सकते हैं, माइंड को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन हमने जो हमारे जो आजकल की ज़रूरतें हैं, जो तकाज़े हैं, है ना, लोग चाहते हैं कि हम भी रिच हो जाएं, लोग चाहते हैं जल्द से जल्द हम अपना काम कर लें, सक्सेसफुल हो जाएं, है ना। इन सब दौड़ा भागी भरी ज़िंदगियों में हमने क्या कर दिया, बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, है ना। कहते हैं हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि सवेरा कब हो जाता है ना, सूरज कब तुलू होता है और किस लम्हे में वो डूब जाता है, ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं है। यानी हमें ना बहुत मामूली मामूली चीज़ों का इल्म नहीं रहा है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। ठीक है। गोया अब हम एक ऐसे मुल्क के बासी हो गए हैं, बासी मतलब होता है रहने वाले, है ना, होकर रह गए हैं जिसकी कोई सुबह नहीं है, कोई शाम नहीं है,
आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं है कि वहाँ सुबह शाम नहीं है। यह कहने का जो हम कहते हैं ना अभिप्राय, तात्पर्य यानी मीनिंग, वो ये है कि भई हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हम बेसिक चीज़ों को भूल गए हैं। ठीक है ना? शायर ने असल में फ़ितरत से दूरी के अलमिया को मौज़ू बनाया, यानी किस तरह से हम फ़ितरत से दूर होते जा रहे हैं, राइट? आज मैं भी इस चीज़ को सोच रही थी कि जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हम लोग तमाम तरह के ऐसे गेम्स हुआ करते थे जो हम फिज़िकली खेलते थे। किट-किट खेलना, खो-खो खेलना, पकड़म-पकड़ाई, पता नहीं कितने तरह के गेम हुआ करते थे। मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं है ना? लेकिन क्या है, आज के बच्चे वो सब चीज़ें खेलते हैं? नो। आज के बच्चों को सिर्फ़ मोबाइल चाहिए। मोबाइल, वीडियो गेम, टीवी, बस, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या है ये? हम अपनी बॉडी को, हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं इन सब चीज़ों के चलते। उसी चीज़ को शायद ने यहाँ बताने की कोशिश की है कि हम क्या हो गए हैं, फ़ितरत से दूर हो गए हैं। जो अल्लाह पाक ने चीज़ें बनाई हैं उनसे बहुत दूर जा रहे हैं। वो बड़ी हसरत से माज़ी के उन दिनों को याद करता है जब वो सुबह सवेरे उठकर ताज़ा दम सूरज के तुलू होने का खूबसूरत मंज़र देखा करता था, है ना? यानी सूरज कैसे उग रहा है उस चीज़ को वो देखता था, और सूरज उसका बड़ा गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल भी करता था, खैर मकदम भी करता था, है ना? आनन-फानन जिस्म और जान में एक नई रूह फूँक देता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूरज की गर्मी आती है, एक हरारत पैदा होती है जिस्म में, है ना? तो वो सब चीज़ें थीं जो वो मिस कर रहा है अब, है ना? इसके बाद शायर इस नज़्म के आखिरी हिस्से में गुज़िश्ता शामों का ज़िक्र भी करता है कि भई किस तरह से वो शामें भी गुज़ार रहा है ना? उसे झील का पानी जो पाँव में डाल के बैठता है, वो सारी चीज़ें भी याद आ रही हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ गौर करने की थी जो आपको बता दी गई। अब अगर हम बात करते हैं सवालात की, तो यहाँ 3 सवाल दिए गए हैं, इसे हम लोग कॉपी पे लिख कर देखेंगे, है ना? कि क्या जवाब है इनके। पहला सवाल है, शायर अपने माज़ी की सुबह को किस लिए याद करता है? दूसरा सवाल है, शायर को अपनी गुज़िश्ता शामें क्यों याद आती हैं? और तीसरा सवाल है, शायर के लिए क्या याद रखना मुहाल है? ठीक है? तो चलिए अब हम इन सारे सवालों के जवाब देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपको अमली काम दिया गया है वो इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसे स्किप करेंगे। चलिए तो आ जाइए सवाल जो आपको देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आ जाइए पहले सवाल पे। तो देखिए पहला सवाल कहता है, शायर अपने माजी की सुबह को किस लिए याद करता है? तो कहते हैं शायर अपनी माजी की सुबह को इसलिए याद करता है कि वो सूरज तुलु होने से पेशतर बेदार होता है और किसी पहाड़ी पर पहुंचकर सुबह सवेरे तुलु होते हुए सूरज को देखता है ना? उस वक्त उसको अपने जिस्म जान में शगुफ्तगी ताजगी महसूस होती है, इसलिए कि वो कहते हैं, इसलिए उसे ऐसा होता है इसीलिए कि वो माजी की सुबह को याद करता है कि वो फितरत से किस कदर करीब था। ठीक है, अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शायर को अपनी गुज़िश्ता शामें क्यों याद आती हैं? तो लिखते हैं कि शायर को अपनी गुज़िश्ता शामें इसलिए याद आती है क्योंकि वो शाम के वक्त क्या करता था, झील के किनारे बैठकर उसके पानी में पाँव हिलाता था, है ना? लहरें पैदा होती थी, वो अपने साथियों के साथ उस वक्त तक वहाँ रहता था जब तक सूरज डूब नहीं जाता था, है ना? और डूबता हुआ जो सूरज होता था वो उन्हें क्या कह के जाता था, गुड नाइट कह के जाता था, शब्बा खैर कह के जाता था, है ना? तो वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही हैं कि वो किस तरह से फ़ितरत से, मनाज़िर फ़ितरत से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करता था। ठीक है ना? अगले सवाल पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे अब आपका तीसरा सवाल जो है वो दिखा है, शायर के लिए क्या याद रखना मुहाल है? तो अभी आपने पढ़ा कि शायर इस कदर अपनी शब व रोज़ की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया है कि उसे ना तो सुबह की ख़बर है और ना ही शाम की, है ना? उसे ये भी नहीं पता कि सूरज कब तुलू होता है और कब गुरूब हो जाता है। गुरूब होना मतलब डूब जाना, है ना? उसे भी ये भी नहीं पता कि सूरज कब उग रहा है और कब डूब रहा है। ठीक है? सुबह को बिस्तर से उठकर दफ्तर जाना होता है और शाम को थक हार कर दफ्तर से कहाँ है, घर आ जाना है। यही उसकी ज़िंदगी है ना? अब उसे असली आंसर जो है वो यही है कि भाई उसे यही भी याद नहीं है कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। मेन आंसर इसका सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है मेन कि भाई अब उसे इस चीज़ की ख़बर ही नहीं है कि पूरब किस तरफ है और पश्चिम किस तरफ है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए जाए। ठीक है, और रही बात आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो देखिए पिछले साल के क्वेश्चन अपलोड हैं, अगर आप लोग वहाँ से हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम से पहले जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उससे एक आध दिन पहले या एक हफ़्ता पहले, जैसा भी रहेगा मुनासिब, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज़ करवाएंगे। ठीक है, वन शॉट रिवीजन करवाएंगे। फ़िलहाल आप लोग जो चीज़ें हैं उनको पढ़िए, अच्छे से डिटेल से पढ़िए, क्योंकि एक रात पहले पढ़ा हुआ और टाइम से पहले पढ़ा हुआ दोनों में फ़र्क होता है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।